जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी की 57 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 16 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर का निर्माण करता है। अब फेफड़े में जो कुपिकाएं होती है उनका कार्य क्या होता है भी, तो गैसों का विनिमय करना, गैसों का आदान प्रदान या फिर गैसों का विनिमय करना ही कार्य किसका है, फेफड़े की कुपिका का है। सबसे पहले यहाँ पे फेफड़े के अंदर कौन आती है, तो श्वास नलिका, श्वास नली आती है। फिर श्वास नली से आगे है वो श्वास नली फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आती है श्वसनी आती है और श्वसनी फिर आगे दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं। और श्वसनिका है उसका एंड पार्ट होता है वो क्या होता है, कुपिका होता है भी। क्या होता है, कुपिका होता है। और कुपिका का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है भी, इस प्रकार से होती है, ये गोलाकार आकार की होती है ये, ठीक है। तो इनका जो अस्तर बना होता है वो सल्की ऊतक का बना होता है भी। कौन से का, सल्की ऊतक, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और कुपिका का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गैसों का आदान प्रदान करना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, यानी कौन सा रक्त है जो प्लाज्मा के समान होता है लेकिन रंगहीन होता है, यानी उसके अंदर है वो कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है। और प्रोटीन भी क्या है, कम होता है भी। ऐसा कौन सा रक्त है जो प्लाज्मा के समरूप होता है और रंगहीन होता है, यानी कोई रंग नहीं होता उसका, बगैर रंग का होता है और उसमें प्रोटीन है वो भी कम होता है। तो यहाँ पे जो आपका लसिका है इसका क्या है, ये रंगहीन होता है भी, ये रंगहीन होता है, प्लाज्मा की तरह, प्लाज्मा के समान होता है, रंगहीन होता है ये। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है भी। तो लसिका आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है भी। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़े रखता है भी, 4 अणुओं को पकड़े रखता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है भी, बैंगनी होता है भी। हीमोग्लोबिन का रंग है वो बैंगनी होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर है वो लोहा पाया जाता है भी। और हीमोग्लोबिन के कारण है वो रक्त का रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है भी। हीमोग्लोबिन के कारण है वो रक्त का रंग लाल होता है। ये बैंगनी प्लस में ऑक्सीजन से मिल जाता है, ऑक्सीजन से मिलता है तो ये रक्त का रंग है वो कैसा कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये 5 प्रकार की होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सैन्य शक्ति को बढ़ाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो आकार बदलने में माहिर है भी। ये क्या है, अपना साइज है, आकार है वो बदलने में माहिर है। प्लेटलेट्स आपको पता ही है, वे रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है भी। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन पर्याप्त है, तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले भी रक्त का थक्का कौन सी विटामिन जमाती है, तो विटामिन के,
विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाती है भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी मनुष्यों में लक्षणों के वसांगति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है तो गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहां से देखते हैं, पहला है माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भी माता पिता दोनों है वो बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं भी। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ जो लक्षण आते हैं बच्चे के अंदर, जो संतान के अंदर जो लक्षण आते हैं वो दोनों से आते हैं भी। लक्षण है वो दोनों से आते हैं, पिता से भी आते हैं और माता से भी आते हैं। ठीक है, और उनका है लक्षण है दोनों से आते हैं और वही क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं भी। आनुवंशिक पदार्थों में दोनों का योगदान होता है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भी। 2 संस्करण क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो लक्षण आते हैं, जो बच्चे के अंदर जो लक्षण आते हैं वो दोनों से आते हैं भी, माता से भी आते हैं और पिता से भी आते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होने चाहिए। 2 संस्करण होने चाहिए क्योंकि दोनों के डीएनए से, यानी माता के डीएनए और पिता के डीएनए से, दोनों के डीएनए से ही क्या है उनमें लक्षण आते हैं भी। इसीलिए 2 संस्करण होने चाहिए उसमें। और प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 1 संस्करण नहीं होना चाहिए। 1 संस्करण नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। क्यों नहीं होना चाहिए मैंने अभी आपको बता दिया। प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है भी। यहां पे इसने ये बात बोल दी ना भी प्रत्येक लक्षण है वो माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, 2 संस्करण होने चाहिए, 1 संस्करण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, गलत बताना था तो ये 3 नंबर है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे इसमें सही है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला। अब आपको बताना भी द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। इसका क्या तात्पर्य है? अब अपवर्तनांक यानी वायु बोल दो या फिर विरल बोल दो, वायु या फिर विरल का अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1 होता है भी। 1 माना गया है। वायु या फिर विरल का जो अपवर्तनांक है वो 1 माना गया है। अब इसके अंदर अपवर्तनांक क्या दर्शाता है? अपवर्तनांक है वो माध्यम की संगनता दर्शाता है भी। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसका उतना ही ज्यादा उसमें क्या, उसकी इतनी ही ज्यादा संगनता होगी। और संगनता होगी तो यानी जो माध्यम जितना ज्यादा संगन होगा उसमें प्रकाश का जो प्रकाश का चाल है वो उतनी कम होगी भी। प्रकाश की चाल है वो कम होगी भी। संगन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम के अंदर वो प्रकाश की चाल ज्यादा होती है भी। तो यहां पे द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है भी जो वायु या फिर अपन बोल दें भी विरल, वायु या फिर विरल से प्रकाश की चाल, वायु या फिर विरल से प्रकाश की चाल है वो माध्य या फिर द्रव ए में कितनी गुनी कम हो जाएगी? तो 1.47 कम हो जाएगी। ठीक है, विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें उतनी ही कम चाल होगी प्रकाश की। तो यहां से देख लो भी। अब इसने बोला भी द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1.47 गुनी कम हो जाएगी भी। यानी द्रव ए में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। 1.47 गुनी है वो कम होगी, अधिक नहीं होगी, क्योंकि संगन माध्यम है। अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो संगन माध्यम होगा, अपवर्तनांक कम है तो वो विरल माध्यम होगा भी। ठीक है, तो यहां पे संगन माध्यम विरल माध्यम से क्या है कितनी कम हो जाएगी, जितना अपवर्तनांक है उतनी उसकी चाल कम हो जाएगी भी। 1.47 गुनी है वो कम हो जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अब यहां पे देखो भी शर्करा क्या है? शर्करा एक ऊर्जा है भी। शर्करा एक क्या है? ऊर्जा है। और इनका जो स्थानांतरण है भी, कौन सी ऋतु है जिसके अंदर जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित यानी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा पौधा है वो तना या फिर जड़ के अंदर है वो शर्करा को संग्रहित करके रखा गया है, यानी ऊर्जा को क्या है एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है। अब इसका स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अब कौन सी ऐसी ऋतु है जिसके अंदर पादप वृद्धि करते हैं? तो पादप है वो वसंत ऋतु के अंदर है वो पादप वृद्धि करते हैं भी। वसंत ऋतु के अंदर है वो पादप के ऊपर है वो नई कलिका उत्पन्न हो जाती है भी। नई कलिका, नई बढ़वार है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पौधे को वृद्धि करना होता है भी। वसंत ऋतु के अंदर पौधा है वो सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, और वृद्धि करेगा तो उसको क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी भी। और ऊर्जा की आवश्यकता होगी तभी क्या है, ये जो जड़ है और तने हैं उसके अंदर जो स्टोरेज की गई जो ऊर्जा है जो शर्करा के रूप में है, उसका क्या होगा, फिर स्थानांतरण होगा भी। और वो कहां पे आ जाएगी, वो उन कलिकाओं में आ जाएगी जहां पे उनको क्या है, आवश्यकता है। तो यहां पे नई कलिकाएं किस ऋतु में आती है, तो वो वसंत ऋतु में आती है भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्टों के, तो एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिए गए भी, अवेलेबल है। वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, तो डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को, और उसके ऊपर है वो आप नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं और फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं भी। ठीक है, एनसीईआरटी बेस है। अब इसके अंदर 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक घर में 350 वाट रेटिंग वाला एक रेफ्रिजरेटर है और सेट 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, और एक 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट है जो कि 5 घंटे प्रतिदिन संचालित है, और 1500 वाट रेटिंग वाला एक विद्युत हीटर है जो कि 30 मिनट प्रतिदिन संचालित है। यदि प्रति इकाई ऊर्जा लागत 5 रुपए है तो उस घर में टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, विद्युत हीटर को 10 दिन चलाने पर कुल खर्च कितना होगा, यह आपको बताना है। देखो, आपको पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, कुल वाट अपॉन में 1000, बस यही होता है भी। अब कुल वाट कैसे निकालेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, 350 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, ये 8 घंटे प्रत्येक दिन चलता है, तो 350 इंटू 8, यानी प्रत्येक दिन है वो 8 घंटे चलता है, तो इंटू 8, तो एक दिन के अंदर कितनी इसने ऊर्जा खपत की है वो आ गई। ठीक है, प्लस में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी है, वो 5 घंटे प्रतिदिन चलता है, यानी एक दिन में 5 घंटे चलता है, तो यहाँ पे 150 वाट का है, तो कितनी वाट इसने खपत की है, तो वो यहाँ पे 150 इंटू 5 आ जाएगा। प्लस में और 1500 वाट रेटिंग वाला एक क्या है, विद्युत हीटर है, और ये 30 मिनट ही चलता है एक दिन में, तो यहाँ पे 1500 वाट आ गया, और इंटू 30 मिनट न करके मैं 1/2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है भी। 30 मिनट न करके 1/2 कर दूं भी, मिनट को घंटे में बनाना पड़ेगा, 30 अपॉन में 60 करूंगा, इससे अच्छा 1/2 कर दूं, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 1000 आ जाएगा। अब देखो भी, इसको गुणा करोगे तो 0, 8 5 40, 4 और 24 और 4 28, तो ये 2800 वाट, यानी जो 350 रेटिंग वाला जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन के अंदर 2800 वाट ऊर्जा खपत कर दी इसने। प्लस में यहां पे 0 15 5 75 यानी 750 वाट, प्लस में और ये हो जाएगा आपके पास में 750 वाट, और अपॉन में आपके पास में क्या है, 1000 है। अब ये कितने दिन का आया है आपके पास में, ये एक दिन की आई है भी, ये एक दिन की कुल वाट आई है भी, कितनी वाट का ये उपभोग कर रहा है एक दिन के अंदर। आपको ज्ञात कितने का करना है, तो आपको तो 10 दिन चलाना है, तो इंटू कर दो 10 दिन, इंटू 10 दिन कर दो। अब इन सभी को जोड़ लो भी, जोड़ोगे तो 0, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 और 5 10, 1, और उसके बाद 7 और 7 14, और 14 और 7 कितने हो जाएगा, 14 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, तो 14 और 7 21, और एक 22 और एक 23, तो उसके बाद में 2 2 4 4300, अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, 1000 आ जाएगा। अपॉन में आपके पास में 1000 आ जाएगा, और इंटू आपके पास में क्या चल रहा है अभी, इंटू आपके पास में 10 चल रहा है अभी, तो 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0, तो आपके पास में 43 यूनिट आ जाएगा अभी। टोटल है वो आपके पास में 43 यूनिट आ गया अभी, 43 यूनिट आ गया। अब एक यूनिट का इसने रुपए कितने बताया है, तो एक यूनिट का उसने 5 रुपए बताया है, तो 5 से गुणा कर दो भी, 5 से गुणा करोगे तो ये 5 3 15, 1 और 5 का 20 और 1 21, तो 215 रुपए लगेगा अभी। कितना रुपए लगेगा, 10 दिन का 215 रुपए बिल आएगा आपका। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रोपेनोइक अम्ल है, उसके नाम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो वैसे तो ये प्रोपेन होता है भी, वैसे तो
प्रोपेन, ये प्रोपेन होता है, लेकिन प्रोपेनोइक लगा हुआ है तो यहां पे कौन सा अम्ल है, तो ओइक अम्ल है भी, ओइक अम्ल है। और ओइक अम्ल कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये, COOH, COOH होता है भी, ठीक है। और यहां पे प्रोपेनोइक अम्ल, एक आपका ओल, ओल लगा होता है, एल्कोहल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, ओल, ठीक है। ओल प्रत्यय लगा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, OH यानी एल्कोहल होता है भी। और एक आपका लगा हुआ है ये ओन, कीटोन, कीटोन नाम सुना होगा आपने, कीटोन ओन लगा होता है तो उसका आपका क्या होता है, CO होता है भी, उसका CO होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहां से अपन बात करें, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है एल्डिहाइड, CHO होता है भी, एल्डिहाइड का CHO होता है। और एक आपका यहां से बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास में COO, एक हो जाएगा आपके पास में COO। एस्टर का क्या हो जाएगा, तो एस्टर का आपका COO आ जाएगा भी, COO कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसका, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा हो जाएगा, ओइक अम्ल हो जाएगा। प्रोपेनोइक में कौन सा हो जाएगा, प्रोपेनोइक में ओइक अम्ल हो जाएगा भी, ओइक अम्ल जो कि कार्बोक्सिलिक समूह है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था भी पहले आवर्त के अंदर हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है भी, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त हैं। और कितने समूह हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 समूह है भी, 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं। अब पहले आवर्त के अंदर है वो 2 तत्व आते हैं भी, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त के अंदर है वो 8 तत्व आते हैं। तीसरे के अंदर फिर 8 आते हैं। चौथे के अंदर है वो 18 आते हैं। 5वें आवर्त में 18 आते हैं। 16 आवर्त के अंदर है छठे आवर्त में आपके पास 32 तत्व आते हैं और 7वें आवर्त में आपके पास में 32 तत्व आते हैं। तो यहाँ पे आपका 32 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 12 वोल्टेज की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब 36 वाट की शक्ति कर्षित करता है। यदि इसे 6 वाट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब यहां पे बात ये आती है भी, आपको धारा नहीं दे रखी, आप धारा निकाल सकते हैं। और दूसरा यहां पे आपको क्या ज्ञात करना है, वो उपभुक्त शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति ज्ञात करनी है तो यहां पे धारा तो चेंज हो रही है भी, पहले में धारा अलग है और दूसरे के अंदर है वो धारा अलग आएगी, ठीक है। तो धारा तो चेंज हो जाएगी, लेकिन एक चेंज नहीं होगा, वो क्या है, प्रतिरोध चेंज नहीं होगा भी। बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो, बर्फ का आप प्रतिरोध निकाल लो तो वो प्रतिरोध है वो चेंज नहीं होगा भी, प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। तो पहली कंडीशन के अंदर प्रतिरोध कैसे निकालोगे, आर बराबर पावर का फॉर्मूला लगा दो, पावर बराबर यानी पी शक्ति, पावर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है भी, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये आपकी पावर की फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में आर ज्ञात करना है तो आर को इधर दूसरी साइड में लेके जाओ और पी को इसके भाग में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास में आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो वी स्क्वायर यहां पे कितना है, तो 12 का स्क्वायर यानी 144, 12 इंटू 12 कर देता हूं मैं, और अपॉन में आर बराबर है ये, पी कितना है, पावर कितनी है, तो 36 वाट का बल्ब है तो 36 कर दो, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो यहां पे 4 ओम है वो इस बल्ब का प्रतिरोध आ गया भी, 4 ओम इस बल्ब का प्रतिरोध आ गया। अब दूसरी कंडीशन में देखो भी, अब इसने क्या बोला है, यदि इसे 6 वोल्टेज, पहले तो इसको 12 वोल्टेज के साथ में लगा रखा था तब इसकी पावर है वो 36 वाट आ रही थी, अब इसको क्या है, हमने 6 वोल्टेज की बैटरी के साथ लगा दिया भी, ठीक है। तो यहां पे उसकी उपभुक्त शक्ति कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा भी, P बराबर आपके पास में एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर जो कि अपन ने ऊपर लिखा है। अब यहां से इस फॉर्मूले से अपन इसको शक्ति ज्ञात कर लेंगे। तो वी स्क्वायर आपके पास में कितना है, वी कितना है आपकी बात 6 है, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 लिख देता हूं, और अपॉन में आपके पास में आर कितना है, तो आपके पास में आर है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 निम 36 यानी 6 का 36 होगा ऊपर। तो यहां पे आपके पास में इसकी पावर कितनी आ जाएगी, तो 9 वाट आ जाएगी। तो बल्ब की पावर कितनी आ जाएगी, 9 वाट का आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यदि आपतित किरण
तो परावर्तित किरण मुख्य रूप से मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यानी कहने का मतलब ये है भी कोई भी यहाँ पे गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण मान लेता हूं मैं, ठीक है, और ये आपका क्या है मुख्य एक्स है। अब यदि आपतित किरण मुख्य एक्स के समांतर होगी, अगर आपतित किरण है वो मुख्य एक्स के समांतर है, तो परावर्तन होने के बाद में वो कहां से निकलेगी, वो फोकस से होकर गुजरेगी भी। याद रखना ये एक अवतल दर्पण का अवतल दर्पण के अंदर कंडीशन होती है भी, जब आपतित किरण है वो मुख्य एक्स के समांतर है, तो इसका मतलब क्या होता है भी ऑब्जेक्ट आपका अनंत के ऊपर रखा गया है, और ऑब्जेक्ट आपका अनंत के ऊपर रखा गया है, तो इसका मतलब उसका जो फोकस बनेगा वो कहां पे बनेगा, उसका जो फोकस बनेगा और जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस के ऊपर बनेगा भी। तो यहां पे यदि आपतित किरण तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब अवतल दर्पण के मुख्य एक्स के समानांतर है, यानी यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य एक्स के समानांतर है, तो परावर्तित किरण है वो हमेशा ये कंडीशन होती है फोकस से ही होकर गुजरेगी भी। ठीक है, तो आपका एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण की ये कंडीशन नहीं होती, अवतल दर्पण की कंडीशन होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस के ऊपर बनता है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे आपको बताना है भी, एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध क्रमशः पी, वी और आर है द्वारा दर्शाया जाता है, तो इनके बीच सही संबंध कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो शक्ति का फॉर्मूला आपको तीनों के तीनों याद होने चाहिए भी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे भी। एक शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है VI। ठीक है, दूसरा शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में R, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अपन लगा के सोल्व करके आए हैं। और तीसरा फॉर्मूला इसका होता है P बराबर होता है I स्क्वायर R, ये होता है। अब यहां पे आपको क्या करना है भी, जैसे ही शक्ति का फॉर्मूला आपको याद आ गया, तो यहां से आप हीट का भी फॉर्मूला बना सकते हैं भी, H यानी उष्मा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, T का गुणा करना है भी, आपको गुणा T लगा देना है, VI और T। ये किसका फॉर्मूला है, ये हीट का फॉर्मूला, उष्मा का फॉर्मूला हो गया। दूसरा इसका क्या बनेगा, H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू T। बस ओनली T गुणा के अंदर चेपते जाओ और फॉर्मूला आपका नया बनता जाएगा। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। चीजें समझे क्या। अब यहां पे देख लो भी, V स्क्वायर इंटू R नहीं होगा, और ये V R स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे दोनों पे स्क्वायर नहीं आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी, समान पदार्थ से बने दो तारों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 1:10 है। कितना है भी, 1:10 है, और उनकी लंबाइयों का जो अनुपात है वो 2:5 है। यदि 10 वोल्टेज की बैटरी को अलग अलग इन दोनों तारों के शिरों से संयोजित किया जाता है, तो इन दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता है भी, दो तार, मैंने एक तार तो मान लिया A और दूसरा तार मैंने मान लिया B। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफलों का, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। दो पदार्थ है A और B, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A के द्वारा दर्शाया जाता है। कितना है, 1 है। और यहां पे जो B है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, 10 है। अब भाई अनुप्रस्थ काट क्या होता है, अनुप्रस्थ काट होता है तार की मोटाई, तार की जो मोटाई होती है वो अनुप्रस्थ काट होता है भी, वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट होता है। ठीक है, उसके बाद में इसने इसकी लंबाई और उनकी लंबाइयों का अनुपात है वो 2:5 है। तो यहां पे इसकी जो तार A है, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 है, और तार जो B है, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 है। चीजें समझ में आ गई। अब यहां से अपन क्या ज्ञात करेंगे भी, 10 वोल्टेज की बैटरी के साथ अलग अलग इन तारों को संयोजित किया जाता है, अलग अलग। अब इनका प्रतिरोध ज्ञात कर लोगे आप। प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, तो प्रतिरोध है वो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो अपॉन में L, R बराबर होता है रो L अपॉन में A। ये इसका क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है भी। ठीक है,
तो यहां से अपन प्रतिरोध निकाल लें और यहां से इस तार का प्रतिरोध निकाल लें। तो यहां से प्रतिरोध निकाल लेंगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा, L कितना आपके पास में 2 है और A कितना आपके पास में अनुप्रस्थ काट 1 है। तो यहां पे आपके पास इस तार का प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया अभी। और यहां से इस B तार है, इसका भी प्रतिरोध निकाल लो। तो B तार का प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपके पास में, R बराबर हो जाएगा L कितना आपके पास में, लंबाई कितनी है 5 है और यहां पे अनुप्रस्थ काट कितना है 10 है। तो इसका जो प्रतिरोध निकल के आया 1/2 ओम, 1/2 ओम आ गया। अब यहां से 10 वोल्टेज यानी इस तार को, ए तार को 10 वोल्टेज की बैटरी के साथ हमने शो किया तो कितनी धारा आई, तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर IR होता है। तो I ज्ञात करना तो R यहां पे गुणा में बराबर से दूसरी साइड में भेज दो तो भाग में चला जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। अब आपको धारा ज्ञात करनी है, इसमें धाराओं का अनुमान बताना है, अनुपात बताना है धाराओं का। तो यहां पे आपके पास में V कितना है, तो 10 वोल्टेज की बैटरी को के साथ में जोड़ा है इसने, तो 10 आ गया। और R कितना आपके पास में 2 है, तो यहां पे 2, तो 2 एकम 2, 2 5 10। तो यहां पे इसका जो धारा आई है वो 5 एम्पियर आई है, यानी तार ए के अंदर धारा कितनी आई है, 5 एम्पियर आई है। इसी प्रकार से तार बी के अंदर धारा ज्ञात कर लोगे। आई बराबर क्या हो जाए, क्या होता है, V/R होता है। और यहां पे V आपके पास में कितना है, V आपके पास में 10 है, V आपके पास में 10 है। और R कितना है, तो R 1/2 है, 1/2। ये 2 नीचे आएगा तो ये क्या है, गुणा के अंदर ऊपर चला जाएगा अभी। तो यहां पे आपके पास में धारा कितनी आ गई, तो I बराबर आ गया 10 2 20 एम्पियर आ गया। अब यहां पे दोनों का अनुपात बताना, तो A/B, धाराओं का अनुपात 5/20। तो ये 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो 1/4 आ जाएगा अभी। क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चीजें समझे क्या, आगे देखो। नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नहीं है ना तो चैनल को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अपन है वो टोटल 99 पेपरों में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे भी। 99 पारियों में पेपर हुए थे आपके पिछले, ठीक है, उनको सारे के सारे है वो अपन इसी प्रकार से कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में आपका ALP के 2024 के अंदर है वो 15 पारियों के अंदर आपके पेपर हुए हैं भी, वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा भी, ठीक है। रही बात यहाँ पे PDF की, तो PDF आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज हमने 2 प्रकार की शुरू कर रखी है भी। एक तो आपको साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी ग्रुप डी के लिए, जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट के अंदर, और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखो भी, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है। अब यहां पे देखो भी, लेड नाइट्रेट है PbNO3 की ट्वाइस, PbNO3 की ट्वाइस, और प्लस में पोटेशियम आयोडाइड है तो Ki2, पोटेशियम आयोडाइड है तो ये आ गया Ki2, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड है तो ये आ जाएगा आपके पास में Ki, क्या आ जाएगा भाई, Ki आ जाएगा, Ki, इट्स ओके। और यहां से अभिक्रिया हुई तो ये आपके पास में क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में PbI2 यानी लेड आयोडाइड बन गया। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये 2 प्रकार की अभिक्रिया है भी। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये 2 प्रकार की अभिक्रिया है। जब लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एक तो आपके पास में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया आती है। ये कौन सी अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखना। द्वितीय विस्थापन कैसे है सर, तो यहां पे आयनों के अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है अभी, यानी जो पोटेशियम के साथ में था वो तो लेड के साथ में चला गया, और जो लेड यानी शीशे के साथ में था वो पोटेशियम के साथ में आ गया। तो यहां पे अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। तो सर दूसरी अभिक्रिया कौन सी है ये, तो दूसरी अभिक्रिया इसके अंदर है वो ये
अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया। सर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अवक्षेप बनता है, यानी लेड आयोडाइड है ना, ये सॉलिड अवस्था के अंदर है। यहाँ पे ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये सॉलिड अवस्था के अंदर है। और ये कौन से रंग का है? ये रंग पूछा गया है अभी ग्रुप डी के अंदर। ये पीले रंग का अवक्षेप है, अभी पीला रंग का अवक्षेप तैयार करता है ये लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड है, ये पीले रंग का अवक्षेप होता है जो कि पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता अभी। तो ये कौन सी अभिक्रिया? तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो एक तो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, एक तो पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम वाला तो है ही नहीं इसमें। और दूसरा बनेगा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। तो ये क्या है? ये पीले रंग का अवक्षेप है जो कि पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता अभी, ठीक है, सॉलिड अवस्था के अंदर होता है ये। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अब देखो भी, कोई वस्तु है उसको अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा गया है। तो यहां पे इसकी एक कंडीशन होती है भी, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे आप रखोगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा और वस्तु के समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यह कंडीशन होती है अभी इसकी। तो यहां पे अवतल दर्पण पे और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा भी, सेम साइज का बनेगा, समान आकार का बनेगा भी, ठीक है। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक को हमेशा उल्टा बोलते हैं भी, वास्तविक उल्टा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, अब इसके अंदर अपन देखें तो मुख्य फोकस के ऊपर प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस के ऊपर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को अनंत के ऊपर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस के ऊपर बनता है भी। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कब बनता है? तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा भी। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। और अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे कब बनता है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है भी, ठीक है। और अनंत के ऊपर प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु को फोकस के ऊपर रखा जाएगा। जब वस्तु को फोकस के ऊपर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत के ऊपर बनेगा भी। इट्स ओके। आगे चलते हैं। 6 कंडीशन होती है अवतल दर्पण की, जिसमें से 5 कंडीशन के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 1 कंडीशन के अंदर वो आभासी प्रतिबिंब बनता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? क्या कारण है भी? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह वायु प्रदूषक है। क्यों? तो इसका मतलब यह है भी क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। कहने का मतलब यह है भी, हमारा रक्त की ऑक्सीजन, यानी रक्त की जो ऑक्सीजन लेके जाता है वो कौन लेके जाता है भी? हीमोग्लोबिन लेके जाता है भी। यानी रक्त में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको लेके कौन जाएगा? तो हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा इंसान है जो क्या है भी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ज्यादा बंधुता बनाता है भी ये। यानी हीमोग्लोबिन के साथ में सबसे ज्यादा बंधुता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है भी, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन बनाती है और उसके बाद में यहां पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सबसे ज्यादा जो बंधुता बनाती है ना भी, हीमोग्लोबिन के साथ में सबसे ज्यादा जुड़ने का कार्य करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है भी। और ऑक्सीजन की दूसरी कंडीशन आती है भी, ऑक्सीजन की दूसरे नंबर पे बारी आती है भी जुड़ने की। तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा संयोग करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। इसीलिए हमारे रक्त के साथ है वो किसको घोल देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को घोल देता है भी, ठीक है। तो इसी कारण है वो हमारी तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या है? प्रदूषण है। इसीलिए ये क्या है? एक प्रदूषण गैस है, एक जहरीली गैस है। तो यहां पे क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन है उसको ले जाने की क्षमता को कम कर देती है भी, खुद क्या है उसके साथ में घुल जाती है रक्त के साथ में। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ये हीमोग्लोबिन के साथ में जो बंधुता है वो याद रखना, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी,
मेंडलीफ की आवर्तसारणी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये 1872 के अंदर प्रकाशित हुई थी। मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया था वो 1869 के अंदर दिया था, 1869 के अंदर दिया था। और मेंडलीफ भाई साहब के समय है वो 63 तत्व ज्ञात थे, भी 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ भाई साहब ने अपना जो अपना आवर्त नियम दिया था वो किस आधार पे था? परमाणु द्रव्यमान पे। परमाणु द्रव्यमान, तभी भाई साहब चल नहीं पाए। आधुनिक तभी है, यानी आवर्त का जनक किसे बोला जाता है? तो मेंडलीफ को बोला जाता है भी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान चल नहीं पाया अभी, ठीक है। फिर 1913 के अंदर है वो मोजले भाई साहब आते हैं। मोजले 1913 के अंदर मोजले आए, मोजले ने मौज कर दी और इन्होंने क्या किया? परमाणुओं को परमाणु क्रमांक के हिसाब से क्या है सेट कर दिया। तो इन्होंने क्या है आधुनिक आवर्त नियम दिया था वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी आधुनिक आवर्त नियम है वो किस आधार पे है? तो वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। और इसीलिए मोजले भाई साहब को क्या बोला जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोला जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेंडलीफ ने अपनी जो आवर्त सारणी 1872 के अंदर प्रकाशित करवाई थी जर्मन पत्रिका के अंदर। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? अब अनबुझा चूना क्या होता है भी? एक तो बिना बुझा चूना होता है, एक अनबुझा चूना। बात तो एक ही है भी, इसने अनबुझा चूना बोल दिया और मैं बिना बुझा चूना बोल रहा हूं भी। तो यहां पे आपके पास में यानी वही बात है भी, बंद बुझ। बात तो वो बंद वाली है भी, बंद बुझ भी। एक ने बोल दिया भी बंद और एक ने बुझ बोल दिया, तो वो बात तो एक ही है, दोनों का जो अर्थ निकलेगा वो तो एक ही निकलेगा भी। तो यहां से अपन बात करते हैं भी अनबुझा चूना। तो अनबुझा चूना होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब जल मिलाते हैं तो क्या बनता है भी? ये बनता है CaOH की ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये भैया बुझा हुआ चूना है। और बुझा हुआ चूना और प्लस में यहां पे ऊर्जा मिलती है इतनी ज्यादा, हीट, HEAT हीट, यही होता है भी हीट की। अब आपने कली की होगी, अब जब आप थैली लेके आते हैं तो उसके अंदर आपके पास में क्या होता है? CaO होता है भी। यानी जब आप सफेदी करते हैं उसके अंदर क्या होता है? जब आप थैली लेके आते हो तो उसके अंदर CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। और उसको आप जब भिगोते हो, H2O जल मिलाते हो उसके अंदर, तब आपने देखा होगा वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी जिस बर्तन के अंदर इसको भिगोया है वो बर्तन गर्म हो जाता है भी। वो बर्तन क्या है? गर्म हो जाता है। इतनी ज्यादा ऊष्मा मिलती है भी वहां पे, इतनी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो ऊष्मा मिल रही है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी के अंदर ऊष्मा का शोषण किया जाता है भी। तो ऊष्मा का शोषण कब करेगा? जब अपन उसको ऊष्मा देंगे। और ऊष्मा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो ऊष्माशोषी है, और ऊष्मा मिल रही है इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? तो जिसके अंदर ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया अभी पढ़ के आए हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर है वो एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वो कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है भी। और संयोजन अभिक्रिया वियोजन की जस्ट उल्टी होती है भी। अब इसके अंदर एकल अभिकर्मक है, 2 उत्पादों का निर्माण कर रहा है, और वहां पे क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। चीजें समझे क्या? तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अब आपको बताना है भी सही विकल्प का चयन कर एल्कोहलों को दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण करना है। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है समान जाति की श्रेणी होनी चाहिए। अब ये कौन से प्रकार की श्रेणी है भी? ये आपकी एल्केन प्रकार की श्रेणी है भी। इसके अंदर एल्कोहल जोड़ रहा है भी। वैसे ये क्या है? CH4 यानी मेथेन है, और इसके अंदर क्या है? एल्कोहल जोड़ दिया। एल्कोहल जोड़ा तो यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3OH। एल्कोहल जोड़ दिया तो ये क्या बन गया?
पहले अपने पास में CH4 मेथेन था, अब ये मेथेनॉल बन गया। मेथेनॉल क्या होता है? जहरीली शराब होती है भी। मेथेनॉल है, ये जहरीली शराब होती है, सेवन करने से आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है भी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आपके पास में C2H6, C2H6 क्या है? तो ये आपके पास में है एथेन। ये क्या है? एथेन है। और एथेन के अंदर जब आप क्या है OH यानी एल्कोहल मिलाओगे, ठीक है, एल्कोहल मिलाओगे तो ये आपके पास में क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित होना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन को विस्थापित करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में C2H5OH। तो ये क्या बन जाएगा? पहले एथेन था, अब एथेनॉल बन जाएगा भी। ओल यानी इसका जो प्रत्यय है वो है ओल, ओल प्रत्यय भी। और कीटोन जुड़ता है ना, उसका प्रत्यय ओन होता है भी, कीटोन, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है तो उसका प्रत्यय है वो ओइक अम्ल होता है, ओइक। तो यहां पे C2H5OH हो जाएगा। तो यहां पे ये बन गया आपका एथेनॉल, एथेनॉल बन गया अभी, ये एथेनॉल बन गया, ठीक है। और आगे इसका मेथेन, एथेन, अब क्या आएगा? प्रोपेन आएगा। तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? OH समूह जोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन को विस्थापित करोगे तो एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो ये हो जाएगा C3H7OH, C3H7OH। तो ये क्या बन गया? प्रोपेनॉल। ये प्रोपेन है और ये बन गया ओल, प्रत्यय लगाना तो प्रोपेनॉल हो जाएगा भाई, प्रोपेनॉल। और यहां पे क्या था? तो ये आपका ब्यूटेन था और ब्यूटेन होता है C4H10, C4H10। एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया, OH समूह लगा दिया तो ये बन गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो कौन सा आएगा भी रिक्त स्थान पे, कौन सा आएगा ये बताना है। तो ये आपका आ जाएगा प्रोपेनॉल आ जाएगा भाई। कौन सा आ जाएगा? प्रोपेनॉल, जो कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो प्रोपेनॉल ये हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है? समजातीय श्रेणी है, एल्केन श्रेणी के सदस्य है ये सारे के सारे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो के साथ जलती है। देखो जिंक है Zn, प्लस में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है भी, H2SO4 होता है। अपक्रिया करवा दी तो यहां से जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा अपक्रियाशील है तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो ये बन जाएगा आपके पास में ZnSO4, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आपको पता है भी हाइड्रोजन गैस है वो पोप ध्वनि के साथ में जलती है, ठीक है ना, पोप ध्वनि के साथ में जलती है हाइड्रोजन गैस, याद रखना। और ये NCERT 10th क्लास के अंदर दे रखा है भी, यानी हाइड्रोजन गैस है वो पोप ध्वनि के साथ में, पोप साउंड के साथ में है वो जलती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब क्रमशः 45 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली एक किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन होगा। अब यहां पे आपको पता है भी दृश्य प्रकाश, और वैसे तरंगदैर्ध्य की अगर मैं बात करूं तो ये तरंगदैर्ध्य आपको दे रखा है, तरंगदैर्ध्य, और तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? तो वो होता है आपका विचलन। कौन होता है? विचलन। कौन होता है? अपवर्तनांक। कौन होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। कौन होता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। अब देखो भी, जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उनका विचलन भी कम होगा, अपवर्तनांक भी कम होगा, प्रकीर्णन भी कम होगा और विचलन भी कम होगा, ठीक है। तो याद रखना तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? विचलन, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण। और जिसका तरंगदैर्ध्य, जिस किरण का तरंगदैर्ध्य या फिर जिस रंग का तरंगदैर्ध्य वो कम है तो वहां पे विचलन भी ज्यादा होगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा और वर्ण विक्षेपण भी ज्यादा होगा। तो विचलन कौन होगा? तो विचलन कोण क्या होगा भी? सभी में बराबर, सभी में बराबर नहीं होगा भी। 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक होगा, बिल्कुल अधिक होगा, क्योंकि 4500 एंगस्ट्रॉम दिया गया आपको क्या है? 4500, 5400 और 6000। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वो 4500 एंगस्ट्रॉम है भी, 4500 एंगस्ट्रॉम है।
यानी इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसका विचलन भी ज्यादा होगा, प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, ठीक है, वर्ण विक्षेपण भी ज्यादा होगा। तो यहां पे 5400 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का विचलन ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। 6000 का भी ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक विचलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम है, और तरंग दैर्ध्य कम है तो वहां पे अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसका विचलन, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण ज्यादा होंगे। तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो ये सारे के सारे कम हो जाएंगे भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का आपको चूज करना है। पहला कथन क्या है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है। यानी अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सारणु सबसे ऊपर जो स्थित धातुएं हैं वो ये बोलता है भी अभिक्रियाशील नहीं होती, तो फिर उसको अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में ऊपर क्यों रखते हैं भी, ठीक है। तो ये बात गलत है। यहां पे देखो भी अभिक्रियाशीलता की श्रेणी आपको पता है भी के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। ये होता है भी अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब इसके अंदर जो ऊपर होती है ना वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है भी, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो AU यानी सोना, AU यानी ओरम यानी सोना, सोना है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है भी। तो यहां पे ये पहला स्टेटमेंट है ये तो गलत है भी, ठीक है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों को कार्बन के साथ गर्म करने पर प्राप्त की जाती है। अब अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं होती है उनको क्या है? उनके यौगिकों को कार्बन के साथ गर्म करने पर प्राप्त की जाती है। तो ये बात भी गलत है भी। अभिक्रियाशीलता में सबसे ऊपर जो धातुएं होती है ना उसको कार्बन के साथ में गर्म नहीं किया जाता, उनको विद्युत अपघटन के द्वारा है वो प्राप्त किया जाता है भी। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती है ना, निम्न अभिक्रियाशील या फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनको क्या है? कार्बन के साथ में गर्म किया जाता है भी, कार्बन के यौगिकों के साथ में गर्म किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है भी, इसमें दोनों के दोनों गलत है। यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, यानी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है उसको विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और निम्न और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती है उसको निस्तापन और भर्जन विधि के द्वारा है वो उसको क्या है? अलग किया जाता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित करेगा? भी एक लंबा वृक्ष है वो अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जड़ों में नहीं, पुराने जाइलम में करता है भी। कहां पे करता है? पुराने जाइलम के अंदर है वो, पुराने जाइलम हो गया। और दूसरा यहां पे अगर अपन बात करें तो जड़ों के द्वारा त्याग देता है, वो जड़ों के अंदर स्टोर करके नहीं रखता, जड़ों के द्वारा वो भूमि के अंदर त्याग देता है भी। स्टोर किसके अंदर करेगा? रसदानी यानी वैक्यूल्स जो रिक्तिका होती है ना उसके अंदर है वो स्टोर करके रख लेगा। और जो पत्ते हैं उसके अंदर स्टोर करके रख लेगा भी। पत्तों को कई दिनों के बाद में क्या है? पत्तों को त्याग देता है भी, झाड़ देता है। तो वो पत्ते झड़ते क्यों है? तो उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनकी मात्रा भरपूर हो जाती है, जिसके कारण उन पत्तों को वो पेड़ है वो त्याग देता है भी। तो यहाँ पे पुराने जाइलम के अंदर है वो गोंद है, रेंजिन है, राल है, इनको क्या है? स्टोर करके रखता है भी एक लंबा वृक्ष। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक संघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? भी जब चुंबकीय बल रेखाएं एकदम संघन है इस प्रकार से तो ये क्या दर्शाती है? तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? प्रबल है यानी मजबूत है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से दूर दूर होगी तो इसका मतलब क्या है? यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? दुर्बल है यानी कमजोर है। तो यही इसमें आपको बताना था भी। इसने बोला भी संघन है, संघन यानी पास पास में है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास पास में है। तो इसका मतलब है भी वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल है। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।
और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन फटाक देसी आपके पास में आ जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।